तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। अपन गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के अपन ने केपलर के नियम पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने गुरुत्वीय त्वरण पढ़ लिया। अब आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन गुरुत्वीय त्वरण की जो पृथ्वी का आकार है, हाइट है, गहराई है, डेप्थ जो है, और किस प्रकार से ये चीजें गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करेंगी। यानी गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान है वो अपन ने पिछली जो लेक्चर था उसमें अपन ने कैलकुलेट किया था, ज्ञात किया था। कितना आया था? 9.8 गुना 10 की 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है, पिछली क्लास में आपने सीखा कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो एक कांस्टेंट राशि होती है। और कैसी राशि होती है गुरुत्वीय त्वरण? सदिश राशि होती है। यानी कि कोई भी जो वस्तु है, किसी भी द्रव्यमान की जो वस्तु है, वो पृथ्वी की तरफ जब गति करती है तो एक समान त्वरण से गति करती है। यानी कि जो त्वरण है वो क्या होता है? नियत होता है। तो अपन ने कहा जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आगे अपन जब ये जो जी का मान है, अब अपन ने क्या माना कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी को अपन ने गोल माना। कैसा माना? गोल, स्फीयर के रूप में, गोलाकार रूप में माना। लेकिन जो पृथ्वी जो होती है वो कुछ थोड़ी सी चपटी हुई होती है। कैसी होती है? चपटी। एक्चुअल में जो आकार होता है वो चपटी होती है थोड़ी सी। यानी अपन उसको थोड़ा दीर्घवृत्ताकार रूप में कह सकते हैं। किस रूप में कह सकते हैं? दीर्घवृत्ताकार रूप में कह सकते हैं। तो पृथ्वी जो होती है, जैसे इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये दीर्घवृत्त बना हुआ है आपके सामने, ये दीर्घवृत्त जो बना हुआ है, जैसे अब इस प्रकार से पृथ्वी की आकृति होती है। ये जो बिंदु होते हैं ऊपर और नीचे वाले, ये तो इन्हें कहते हैं पृथ्वी के ध्रुव। क्या कहेंगे इनको? ध्रुव। और ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं अपन भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसको? पी से लेकर के ए तक की जो रेखा होती है पृथ्वी की, इसे कौन सी रेखा कहेंगे? भूमध्य रेखा। तो जो पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर सर, ध्रुवों पे से कुछ चपटी होती है, और जो भूमध्य रेखा है उन पे से कैसी होती है? थोड़ी उभरी हुई होती है। तो पृथ्वी का जो आकार है एक्चुअल में गोलाकार न होकर के थोड़ा चपटी होती है। किस प्रकार से? जिसे हम एक दीर्घवृत्त के रूप में कह सकते हैं। ठीक है। तो पहले अपन ने केपलर के नियम के बारे में पढ़ा था। केपलर का नियम पहला पढ़ा था, कक्षाओं का नियम दूसरा पढ़ा था, क्षेत्रफलों का नियम तीसरा पढ़ा था, आवर्तकालों का नियम। ठीक है। तो अपन ने जो सेकंड लॉ पढ़ा था केपलर का, सेकंड लॉ क्या कहता है? यानी कि सेकंड लॉ कहता है कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में जब चक्कर लगा रहा होता है तो उसके द्वारा तय की गई जो क्षेत्रीय चाल है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? नियत होती है। नियत होती है। तो जो मान के चलो कोई प्लैनेट है पी, इस बिंदु पी पर स्थित है, तो इसके चारों ओर, जैसे ये सन है, सूर्य, ये सन है, सूर्य, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है। चारों ओर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। एक सेकेंड। तो देखिए, ये जो चक्कर लगाएगा, मान के चलो पी बिंदु पर कोई प्लैनेट स्थित है, तो जैसे चक्कर लगाएगा और पी जैसे 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 ए पर पहुंचेगा, तो सूर्य से जो पी बिंदु है वो नजदीक है, और जो ए बिंदु है सूर्य से वो अधिकतम दूरी पर है। न्यूनतम दूरी या सबसे निकट कौन सा बिंदु है? बिंदु पी। और सबसे अधिकतम दूरी पर कौन सा है? ए। देखो यहां से इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, धीरे धीरे इस प्रकार से जाएगा, है ना। तो सबसे जो दूर बिंदु कौन सा मिलेगा अपन को? ए। सूर्य किसी एक नाभि पर स्थित होता है दीर्घवृत्त की पर, और पी बिंदु जो है सबसे निकट स्थित है। तो सबसे जो निकट बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षाओं का नियम बताया उसमें बताया, सबसे निकट जो बताओ सूर्य के ग्रह का सबसे जो निकट दूरी होती है वो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। तो ये जो बिंदु है पी, ये कौन सा बिंदु कहलाएगा? कौन सा बिंदु कहलाएगा? उपसौर। पी बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा? उपसौर। पी बिंदु कौन सा कहलाएगा? उपसौर। कौन सा कहलाएगा? उपसौर। और जो ग्रह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर जो होता है वो कौन सा कहलाता है? अपसौर।
तो ये जो P बिंदु है ये कौन सा कहलाएगा? उपसौर बिंदु। कौन सा कहलाएगा? उपसौर। और जो A पॉइंट है, जो A बिंदु है, वो क्या कहलाएगा? अपसौर। जो सबसे अधिकतम दूरी पर होता है उसे क्या कहेंगे अपन? अपसौर। ये बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो जो केपलर का गति का दूसरा नियम, सॉरी केपलर का ग्रहीय गति का जो दूसरा नियम है, उसके बेस पे एक अपन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सवाल है, वो क्या है कि अपन से पूछा गया है कि किसी ग्रह की उपसौर P पर चाल, यानी उपसौर जो P बिंदु है इस पर चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है? BP। उपसौर P पर चाल दे रखी है कितनी? BP। इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगाएगा, इस प्रकार से गोल गोल घूमेगा, है ना, इस प्रकार से घूमेगा। तो P पर जो चाल है वो कितनी है? BP है। तथा सूर्य तथा ग्रह की दूरी SP, S से लेकर के P तक दूरी, ये सन है और ये प्लैनेट है P। तो S से जो P की दूरी है वो कितनी दे रखी है? RP। कितनी दे रखी है? RP। जो ये लिख लिया अपन ने, ठीक है, RP। और तथा अपसौर पर चाल BA है। अपसौर बिंदु कौन सा है? A। कौन सा है? A। इस पर चाल कितनी है? BA है। वह दूरी कितनी है? RA। और सूर्य से इस जो अपसौर बिंदु इसकी दूरी कितनी है? RA है। कितनी है? RA। ठीक है, तो इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो अपने से पूछा है कि जो अपसौर एवं उपसौर जो बिंदु है, इनकी जो दूरियां हैं, जैसे अपसौर की दूरी है RA और उपसौर की दूरी है RP, और अपसौर पर जो चाल है वो कितनी है? BA, और उपसौर पर जो चाल है वो कितनी है? BP। तो इनके मध्य अपन को संबंध निकालना है कि किस प्रकार से इनके मध्य संबंध आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उपसौर जो बिंदु है, उपसौर जो बिंदु है वो सबसे निकट होता है, और अपसौर जो बिंदु है वो सबसे दूर होता है। ठीक है, उस बेस पे अपन केपलर के ग्रहीय गति के दूसरे नियम से, क्षेत्रफल के नियम से इसको अपन ज्ञात करते हैं कि इनके मध्य, यानी अपन को ज्ञात करना है कि अपसौर पर वेग का मान या चाल का मान अधिक होगा या कम होगा। अपसौर पर वेग का मान या चाल का मान अधिक होगा या कम होगा। तो कौन सी स्थिति पर जो चाल है वो अधिकतम होगी, कौन सी स्थिति पर चाल न्यूनतम होगी, इस प्रकार से अपन इसमें संबंध निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन मैं पूछता हूँ कि द्वितीय नियम कहता क्या है? द्वितीय नियम एक तो ये चीज कहता है कि यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसका कोणीय संवेग जो होता है वो क्या रहता है? नियत रहता है। कोणीय संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। जैसा कि पिछली लेक्चर में आप पढ़ चुके हो, कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? नियत। लेकिन ध्यान रखना क्या? रेखिक संवेग नियत नहीं रहता है। रेखिक संवेग और कोणीय संवेग क्या होता है? रेखिक संवेग तो होता है P बराबर mb, द्रव्यमान इंटू वेग, और जो कोणीय संवेग होता है L बराबर mb/r, यानी कि जो उनके बीच डिस्टेंस है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। यानी कि जो कोणीय संवेग L बराबर जो होता है वो होता है एक्चुअल में R क्रॉस P। कितना होता है? R क्रॉस P। P जो होता है उसको mb लिख लेते हैं, तब जाके ये अपन को कितना मिल जाता है? mb/r। ठीक है, तो ये कोणीय संवेग क्या मिल जाएगा अपन को? mb/r। और रेखिक संवेग जो होता है ये कौन सा होता है? रेखिक संवेग P बराबर mb। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक? तो अब अपन के मध्य संबंध निकालते हैं। सबसे पहले कैसे निकालेंगे कि अपन जानते हैं कि कोई ग्रह सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो कोणीय संवेग नियत रहता है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि यहां पर सबसे पहले क्या रहेगा? कोणीय संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्योंकि कोणीय संवेग, ये सारा डायग्राम समझ में आ गया ना आपको? कोई दिक्कत? जो देखो ये P से लेकर A तक है, यानी P से लेकर A तक है, वो कौन सी अक्ष हो गई? कौन सी अक्ष हो गई? दीर्घ अक्ष। पिछली लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो अक्ष है, ये वाली खड़ी जो लाइन है, ये कौन सी अक्ष है? लघु अक्ष। और वो कितनी होती है? 2b। b इधर की तो कितनी हो जाती है? 2b। जैसे यहाँ से यहाँ तक की a तो टोटल कितनी हो जाती है? 2a। तो दीर्घ अक्ष कितनी हो जाती है? 2a। लघु अक्ष 2b। ठीक है, तो चूंकि कोणीय जो संवेग है वो क्या रहता है? नियत रहता है। कोणीय संवेग नियत रहता है। नियत रहता है। ठीक है, कोणीय संवेग नियत रहता है। तो इस बेस पे अपन कैसे कह सकते हैं कोणीय संवेग क्या होगा अपन का? L बराबर R क्रॉस P, जैसा कि मैंने आपको बताया। R
P क्या होता है, एम बी इंटू एम इंटू वी। अब देखो जो प्लैनेट का द्रव्यमान है उसको मान लेता हूं मैं एम पी। क्या मान लेता हूं, प्लैनेट का द्रव्यमान एम पी। ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान कितना मान्य है, एम पी। तो यहां से जो कोणीय संवेग है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या नियत रहता है। तो अपन इन दोनों बिंदुओं पर देखते हैं कि कोणीय संवेग, यदि कोणीय संवेग नियत है तो किसी भी बिंदु पर देखें, या अपन पी बिंदु पर देखें या इस बिंदु पर देखें या इस पर ए पर देखें या यहां देखें, कहीं पर भी देखें, तो कोणीय संवेग हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्या रहेगा, नियत। तो यहाँ पर जो कोणीय संवेग प्राप्त होगा पी बिंदु पर और ए बिंदु पर जो कोणीय संवेग प्राप्त होगा वो दोनों बराबर माने जाएंगे, क्योंकि नियत है कोई भी। यानी यहाँ पर जो नियत है तो भाई यहाँ पर भी जो संवेग है वही यहाँ पर होगा, क्योंकि नियत बदलता ही नहीं है, जो सेम वैल्यू वही प्राप्त हो रही है। किसी भी बिंदु पर ले लो कोणीय संवेग वही मिलेगा, यानी कि नियत रहता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, कोणीय संवेग नियत है तो यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित, यानी उसका कोई नष्ट नहीं होता या उसका कोई भी हानि नहीं होती। तो कोणीय संवेग कोई भी हानि नहीं होती। तो बिंदु पी पर जो कोणीय संवेग है उतना ही कोणीय संवेग बिंदु ए पर होगा, उतना ही अपसौर पर होगा, उतना ही उपसौर पर होगा। तो जैसा कि मैं लिखता हूं प्लैनेट का द्रव्यमान कितना है, एमपी। तो मैं बिंदु ए पर लिखता हूं सबसे पहले। बिंदु ए पर जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा, बताओ कितना होगा। प्लैनेट का द्रव्यमान कितना है, एमपी। देखो कोणीय संवेग होगा एम बी आर, तो एम पी प्लैनेट का द्रव्यमान हो गया। वी ए पर लिखता हूं तो चाल कितनी है बी पर, बी ए। बी की जगह कितना जाएगा, बी ए। दूरी कितनी है ए बाकी एक ही सूर्य से, आर ए, तो आर की जगह कितना जाएगा, आर ए। ठीक है। यदि मैं उपसौर पर पूछूं तो प्लैनेट का द्रव्यमान तो एमपी वही है, क्योंकि एक ही प्लैनेट है उसका ही अपन निकाल रहे हैं, उसकी जो वही गति कर रहा है एक ही प्लैनेट, तो द्रव्यमान तो सेम रहेगा वही जो प्लैनेट है। ठीक है। दूरी अब उपसौर पर कम हो जाएगी, आरपी हो जाएगी। आपको पता है दूरी कम कौन सी है, आरपी, ज्यादा कौन सी है, आर ए। ये चीज तो आपको पता है कि अपसौर वाली जो दूरी है, अपसौर वाली वो अधिक है और जो उपसौर वाली है वो कम है। अपसौर कौन सी है, आरपी, तो आरपी का मान कम है, आर ए का ज्यादा है। ठीक है। और जो यहाँ पर संवेग निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, एमपी, दूरी कितनी है आरपी, और चाल कितनी है बीपी, तो एमपी बीपी आरपी किस बिंदु पर, पी पर। तो मैं लिख सकता हूं अतः कोणीय संवेग संरक्षण से, कोणीय संवेग संरक्षण से, यानी कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, इसका मतलब पी बिंदु पर जो कोणीय संवेग है और ए बिंदु पर कोणीय संवेग है वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो दिस इंप्लाइज एल पी बराबर एल ए, यानी कि पी बिंदु पर कोणीय संवेग बराबर ए बिंदु पर कोणीय संवेग। तो पी बिंदु पर कोणीय संवेग कितना होगा, दिस इंप्लाइज द्रव्यमान कितना है, एम पी, और वेग कितना हो जाएगा पी बिंदु पर, बी पी, और दूरी कितनी हो जाएगी, आर पी बराबर। अब ए बिंदु पर देखो, ए बिंदु पर देखो कौन द्रव्यमान कितना है, भाई प्लैनेट तो वही है, द्रव्यमान तो सेम रहेगा, ये नहीं कि एम ए हो जाएगा। प्लैनेट का द्रव्यमान एम पी वही रहेगा, तो द्रव्यमान कितना रह जाएगा, एम पी। दूरी कितनी है ए बिंदु की, आर ए, और चाल कितनी है, बी ए, तो वी ए, और चाल कितनी हो गई, आर ए। देखो इधर एम पी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बीपी आर पी बराबर बी ए आर ए। क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज बीपी आर पी बराबर बी ए आर आर ए, बी ए आर ए। तो यहां से यदि मैं कैलकुलेट करूं तो बीपी अपॉन में बी ए कर सकता हूं, इसको गुणाया में इधर लाऊंगा तो भाग में चला जाएगा, बराबर आर ए बटे आर पी। इस प्रकार से अपन को जो ये संबंध किसमें मिल जाता है, वेग और उनके बीच की दूरी में। ठीक है। तो यहां से अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो बीपी बटे बी ए, देखो बीपी बटे में क्या है, आरपी, यानी कि यहां से अपन देखें
तो बीपी जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल है 1/rp के। इस प्रकार से बीए एंटी प्रोपोर्शनल है आरए के, तो इस प्रकार से बीए भी एंटी प्रोपोर्शनल होगा 1/rA के। यानी कि यदि प्लानेट की दूरी को बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी का मान या चाल का मान कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और यदि प्लानेट की दूरी को बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी का मान या चाल का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? सॉरी, यदि दूरी को दोबारा से बताता हूं जैसे, यदि प्लानेट की दूरी है उसको कम किया जाए, प्लानेट की दूरी आरपी, सबसे पास वाली दूरी कौन सी है? आरपी। आरपी है ना, क्योंकि जो ऑफशोर वाली जो दूरी है वो कितनी है? आरपी। तो प्लानेट की दूरी कम है, प्लानेट की दूरी कम है, तो बीपी का मान क्या होगा? अधिक होगा। भाई एंटी प्रोपोर्शनल है ना, तो आरपी का मान कम है तो बीपी का मान कितना होगा? ज्यादा होगा। अब आरए का मान ज्यादा है तो बीपी का मान बीए का मान कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इससे अपन क्या देखते हैं कि यदि प्लानेट की जो प्लानेट है, जो ग्रह है, वो यदि कम दूरी पर है, प्लानेट यदि कम दूरी पर है, उपसौर पर है, तो उसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी अधिकतम होगी या ज्यादा होगी। जब प्लानेट निकटतम दूरी पर है तब उसकी जो चाल है वो कितनी होगी? अधिकतम होगी। जब प्लानेट अधिकतम दूरी पर है, आरे पर है, अपसौर पर है, तो उसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इससे पता चलता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि आरपी जो है वो लेस देन है आरए से। भाई आरपी का मान छोटा है आरए से, आरए का मान बड़ा है, आरपी का मान छोटा है, तो तो दिस इंप्लाइज क्या कह सकते हैं, जो बी ए का मान है वो बड़ा होगा। एक सेकंड, बीपी का मान है जो बड़ा होगा किससे? बीए से। उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि यदि यदि जो ग्रह है वो अब सॉरी उपसौर पर है तो उसका वेग अधिकतम होगा, और यदि अपसौर पर है तो उसका वेग न्यूनतम होगा। यही अपन को संबंध निकालना था। वैसे अपन को यहाँ तक ये संबंध निकालना था, और इससे अपन को ये भी समझ जाना चाहिए, ये भी समझ में आ जाना चाहिए, यदि अपन से कोई पूछ ले या क्वेश्चन कहीं भी पुट ऑफ हो जाए, तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस बिंदु पर किस बिंदु पर किसी ग्रह की चाल अधिकतम होती है, तो किस बिंदु पर अधिकतम होगी? उपसौर पर। किस पर होगी? उपसौर पर। और किस बिंदु पर ग्रह की चाल न्यूनतम होती है? किस पर अधिकतम होगी? अपसौर पर। किस पर होगी? न्यूनतम अपसौर पर। ठीक है, तो ये चीज अपन को यहां से निकल के आ गई। तो इसमें आपको मैं लिख देता हूं ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, oh my God. यानी कि तो ये क्या होगा? पीपी का मान बीए से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज अपन निकाल निकाल ले। ठीक है, इससे ये चीज अपन को समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं लिख देता हूं कि क्या लिखेंगे अपन? अतः ग्रह जब सूर्य के निकट होता है, ग्रह जब सूर्य के निकट होता है तो चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? अधिकतम। ग्रह जब सूर्य के निकटतम होता है तो चाल क्या होगी? अधिकतम। और ग्रह जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होता है तो चाल क्या होगी? न्यूनतम। उल्टा होता है, यानी दूरी अधिक है तो चाल कम, और दूरी कम है तो चाल ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? देखते हैं, चलो अतः तो एक सेकंड, इसको उठा के इधर ही लिख देता हूँ ना।
ठीक है, तो बीबी का मान बीए से ज्यादा होगा। ठीक है, अब तय मैं क्या लिख सकता हूं, अतः ग्रह जब अतः ग्रह अतः ग्रह जब सूर्य के निकट होता है, क्या होता है, निकट होता है तो चाल अधिकतम अधिकतम एवं जब ग्रह सूर्य के सूर्य से अधिकतम अधिकतम दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होता है तो चाल क्या होगी बताओ, न्यूनतम होगी। तो चाल के कितनी होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो जो चाल है वो कितनी होगी, मिनिमम। ठीक है, तो क्योंकि आर भी छोटा है भाई, एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, तो चाल कम है, चाल सॉरी दूरी कम है, दूरी कम है तो चाल ज्यादा, और दूरी ज्यादा है तो चाल कम। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण पर पृथ्वी मतलब गुरुत्वीय त्वरण को क्या क्या चीज प्रभावित करेंगी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग है गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या कारक होंगे गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले, क्या क्या कारक होंगे? सबसे पहले जो कारक होगा, सबसे पहला जो कारक होगा वो होगा पृथ्वी का आकार। क्या होगा, पृथ्वी का आकार। यानी जो पृथ्वी की जो शेप है, पृथ्वी की जो आकृति है, वो पृथ्वी त्वरण जी को किस प्रकार प्रभावित करेगी, वो अपन अब समझेंगे। दूसरा है वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। वस्तु की वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। नंबर थर्ड क्या होगा, वस्तु की पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से गहराई। क्या, गहराई या डेप्थ कितनी है, ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, ये सारी चीज डिपेंड करेंगी। और चौथा क्या होता है, पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन। पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन, यानी कि ये जो चार चीजें हैं, वस्तु पृथ्वी का आकार, वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, वस्तु की पृथ्वी की सतह से गहराई, और पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन, ये चार चीजें पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करती हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल दो चीजों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा आकार के बारे में बता देंगे आपको। लेकिन जो आपके सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस 11th क्लास का जो सिलेबस है, उसमें आपके ओनली दो चीजें बता रखी हैं, वस्तु की सतह से ऊंचाई और वस्तु की पृथ्वी से गहराई। इन दो चीजों के बारे में डिस्कस कर रखा है। हालांकि अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जो आपको आने वाले फाउंडेशन कोर्स या जैसे
नीट और जेई के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी का आकार, यानी सबसे पहले अपन जो पृथ्वी त्वरण को प्रभावित जो करता है उसके बारे में बात करते हैं, वो है पृथ्वी का आकार, यानी पृथ्वी का आकार का प्रभाव क्या पड़ेगा पृथ्वी त्वरण पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से नंबर एक हेडिंग डालेंगे, आकार का प्रभाव। क्या डालेंगे? आकार का प्रभाव। आकार का प्रभाव इस प्रकार से आकार पर डिपेंड करेगी। देखो, जैसे पृथ्वी की जो शेप है, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी पिचकी सी हुई या चपटी होती है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसमें क्या होता है कि इसकी एक भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा कौन सी होगी? जो दीर्घ अक्ष होती है वो क्या होगी? इसकी भूमध्य रेखा क्या होगी? भूमध्य रेखा। ये इसकी क्या हो गई? भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर और निचले वाले सिरे हैं, ये क्या होंगे? इसके ध्रुव। क्या होंगे? पोल। क्या होंगे? ध्रुव। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आर, यानी अपन उसको शेप गोलाकार मानते हैं उसकी, तो गोलाकार मानेंगे तो उसकी अपन ने त्रिज्या मानी थी, जो कितनी बताई थी? 6400 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी का आकार है वो थोड़ा कैसा होता है? चपटा, यानी जो पृथ्वी है भूमध्य रेखा से थोड़ी उभरी हुई होती है, भूमध्य रेखा से थोड़ी उभरी हुई होती है, और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी या पिचकी हुई होती है। तो इस आकार के कारण पृथ्वी त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा और किस बिंदु पर, यानी ध्रुव पर और भूमध्य रेखा से, यदि अपन ध्रुव की तरफ जाएं या भूमध्य रेखा, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आए, तो ध्रुव वितरण का मान घटेगा, बढ़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं, ये जो बिंदु मान लेता हूं, इसको ए बिंदु मान लेता हूं। ठीक है, ए पॉइंट मान लेता हूं इसको, ए पॉइंट को मान लेता हूं पी। ठीक है, अब ए पॉइंट की दूरी है ओ से। इस ओ का बात करूं तो ओ ए और ओ पी, मतलब ज्यादा कौन सी रहेगी? ओ ए ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये तो आप कुछ समझ रहे हो कि भाई उभरी हुई है तो ज्यादा रहेगी ओ ए, और कम कौन सी होगी? ओपी। तो इससे अपन को बस इतना पता चला है कि ओपी ज्यादा है और ओ ए कम है, लेकिन कितनी कम है यह मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया। प्रयोगों द्वारा निकाला गया। इस जो ओ से ए की दूरी है इसको मैं कह देता हूं कितनी? आर ई, यानी आर इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब आर अच्छी है, यानी कि भूमध्य रेखीय। तो ये जो कौन सी रेडियस यानी कौन सी त्रिज्या होगी? भूमध्य रेखीय। कौन सी होगी? भूमध्य रेखीय। ठीक है, और जो ओ से लेकर पी तक है इसको मान लेता हूं आर पी। कितनी? आर पी, यानी कि ध्रुवीय। कौन सी त्रिज्या? ध्रुवीय। ठीक है, यानी ये जो ओ से लेकर आर तक आ रही है, ये मान लिए भूमध्य रेखीय त्रिज्या, और ये जो आर पी है ये कौन सी है? ध्रुवीय त्रिज्या। ठीक है, तो अब आरबी का मान कम है या आर ई का? सीधा दिख रहा है कि आर ई का मान ज्यादा है और आरपी का मान अधिक है। तो अब ये कितना अधिक है ये प्रयोग द्वारा निकाला गया, और प्रयोग द्वारा कितना निकाला गया कि जो आर ई का मान है वो आरपी से लगभग 21 किलोमीटर अधिक होता है। कितना अधिक होता है? 21 किलोमीटर अधिक होता है, यानी जो आर ई है वो, यहाँ जो आर ई जो है वो ग्रेटर देन होगी आरपी। आर ई का मान क्या होगा? ग्रेटर देन आरपी। और कितनी अधिक होगी? आर ई जो है वो आरपी से कितनी अधिक होगी? 21 किलोमीटर। कितनी अधिक होगी? 21 किलोमीटर। ये मान प्रयोग द्वारा निकाला गया कि आर ही जो है, जो यानी कि भूमध्य रेखीय जो त्रिज्या है वो ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? 21 किलोमीटर अधिक होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि कितनी अधिक होगी? जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है वो ध्रुवीय त्रिज्या से कितनी अधिक होगी? 21 किलोमीटर अधिक होगी। ठीक है, तो अपन इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा कि आकार का प्रभाव है वो किस प्रकार है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पृथ्वी है ध्रुव पर कैसा होता है? चपटा, और भूमध्य रेखा पर कैसा होता है? उभरा हुआ। तो
पृथ्वी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर कुछ चपटी, ध्रुवों पर कुछ चपटी, कैसी चपटी, व व भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर कुछ उभरी हुई हुई होती है। कैसी होती है? उभरी हुई होती है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या और ध्रुवीय रेखा की त्रिज्या में अंतर कितने का होता है? 21 किलोमीटर का। यानी कि जो भूमध्य रेखा जो त्रिज्या है वो ध्रुवीय त्रिज्या से कितनी अधिक होती है? 21 किलोमीटर अधिक होती है। तो यहां लिख लेते हैं अपन, भूमध्य रेखा की त्रिज्या, भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या, भूमध्य रेखा की त्रिज्या कौन सी है? आरी। ध्रुवीय त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या आरपी से लगभग 21 किलोमीटर अधिक होती है। कितनी होती है? 21 किलोमीटर अधिक होती है। यानी इसका क्या मतलब है? आर ई है जो आरपी से बड़ा है, और आर ई का मान कितना होगा? आरपी प्लस 21 किलोमीटर। तो यहाँ पर 21 किलोमीटर जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या है वो कितनी अधिक होगी? 21 किलोमीटर अधिक। तो आगे अपन बात करते हैं कि इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, इस त्रिज्या का कारण, यानी इस जो आकार के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ध्रुव पर अधिक होगा या फिर भूमध्य रेखा पर अधिक होगा। तो बात करते हैं, चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या निकल के आया था। क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना आया था? कितना निकल के आया था? गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना निकल के आया था? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वो कितना निकल के आया था? जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। जहां जी जो है वो कौन सा क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। एम क्या है? एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और आर क्या है? अ, अपन यहाँ पृथ्वी ना मान करके पृथ्वी मान लो, या फिर चलो पृथ्वी मानेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान। और जो आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है। तो जो अपन का पृथ्वी त्वरण है वो कितना होगा? जी एम बटे आर स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे। यदि मैं जो पृथ्वी त्वरण है भूमध्य रेखा या ए पॉइंट पर निकालूं तो कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या आर की जगह आर ई। और यदि ध्रुव पर निकालूंगा तो त्रिज्या आर की जगह कितनी हो जाएगी? आरपी। क्योंकि सेम नहीं है ना, ध्रुव पर तो आरपी है और भूमध्य रेखा पर कितनी है? आर ई है। तो अतः भूमध्य रेखा पर जी कितना होगा? कैपिटल जी, तो मास तो वही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, आर ई स्क्वायर। ठीक है। भूमध्य रेखा पर इसलिए अपन इसको क्या लिख देते हैं? जी ई, इक्वेटोरियल, भूमध्य रेखीय। ठीक है। जी एम बटे आर ई स्क्वायर, समीकरण 1 लिख देता हूं इसको। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं ध्रुव पर पूछूंगा तो कितना हो जाएगा? जी पी। भूमध्य रेखा पर कितना हो जाएगा? जी ई। और ध्रुव पर जी पी। ठीक है। ध्रुव पर कितना हो जाएगा? जी पी बराबर कितना हो जाएगा? बताओ। कैपिटल जी एम बटे आर पी स्क्वायर, यही होगा ना। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। तो ध्रुवों पर
ध्रुवों पर क्या होगा, जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर पी स्क्वायर। समीकरण 2। यदि मैं समीकरण 2 में 1 का भाग दे दूं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देता हूं, तो क्या आएगा, जीपी लिखेंगे तो ठीक है। समीकरण 1 तो क्या आ जाएगा, बताओ। समीकरण 2 क्या है, जी पी। समीकरण 1 क्या है, जी ई बराबर जी ई। अब बताओ जीपी का मान कितना है, यहां पर रख लेते अपन कैपिटल जी एम बटे आर पी स्क्वायर बटे जी का मान कितना है, जी का मान कितना है, जी एम बटे आर ई स्क्वायर, जी एम बटे आर ई स्क्वायर। देखो जीएम से जीएम कट जाएगा, ठीक है। 1/r² 1/r²। तो 1/r² ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, भाग में तो गुणा में चला जाएगा। तो यहां से जो जीपी है बटे जी है वो क्या आ जाएगा, आर ई स्क्वायर बटे आर पी स्क्वायर, यही निकल के आ जाएगा। तो समीकरण में संबंध जो ये निकल के आ जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं क्या, यदि आरपी का मान कम है या आरई का, आरपी का मान कम है, तो यदि आरपी का मान कम है तो जीपी का मान कम होगा या ज्यादा, वही वाली चीज निकल के आ रही है कि जीपी और आरपी में से वो संबंध है। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज जीपी इज एंटी प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r² है कि नहीं, ये वाली चीज है कि नहीं। और दूसरी चीज क्या है, जो जीई है वो एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, देखो जीई जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। देखो ये नीचे है तो वो ऊपर है, ठीक है। एंटी प्रोपोर्शनल होगा तो आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपन को पता चल रहा है कि यदि आरपी का मान कम है तो जीपी का मान ज्यादा हो जाएगा, और आर ई का मान ज्यादा है तो जी का मान कम हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि जो आर ई का मान है वो जीपी से आरपी से बड़ा है। तो चूंकि क्योंकि जो आर ई का मान है वो ग्रेटर देन किससे है, आरपी से। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, आर ई का मान ज्यादा है ना, आर ई का मान ज्यादा है तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जीपी का मान ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज जो जीपी है उसका मान ज्यादा हो जाएगा और जी का मान कम हो जाएगा। यानी कि इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि ध्रुवों पर ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो ज्यादा होगा बजाय भूमध्य रेखा वाले बिंदु से, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहूं, यदि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, उसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की साइड पर लेके जाऊं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की साइड पर लेके जाऊं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, भूमध्य रेखा पर यहाँ पर कोई वस्तु है, ये ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है पोल, ये क्या है, भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल, ठीक है। यदि मैं इक्वेटोरियल से वस्तु को इस प्रकार से मैं यहाँ तक लेके आऊं, तो बताओ जी का मान कम होगा या ज्यादा होगा, जी का मान कम होगा या ज्यादा होगा, जी का मान बढ़ेगा। यानी कि यदि कोई भी वस्तु है जिसको भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ लेके जाऊं, तो उस वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बढ़ेगा। अर्थात गुरुत्वीय त्वरण बढ़ रहा है तो भार का मान बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। भाई जी का मान बढ़ रहा है तो भार क्या होगा, एफ बराबर एम जी, जी बढ़ा तो भार बढ़ा। तो यदि कोई वस्तु है, यदि आपसे पूछा जाए यदि कोई वस्तु है जिसको मैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जा रहा हूं, तो उसका भार कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना, तक क्लियर है। तो किस प्रकार से कह सकते हैं अपन, यदि कोई भी वस्तु है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाई जाती है तो उसका भार के मान में वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जीपी का मान जी से बड़ा मिला है, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या अपन ने क्या सीखा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी ध्रुवीय, आप समझ तो हो जाएंगे, जी ध्रुवीय इज ग्रेटर देन जी भूमध्य रेखीय,
ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज क्या, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, भूमध्य रेखा से किसी वस्तु को, या सीधे कहते हैं अपन भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ेगा, अर्थात भार बढ़ता है। क्लियर है यहाँ तक? यानी जो पृथ्वी का जो आकार है वो किस प्रकार से डिपेंड करेगा कि यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाया जाए तो किसी वस्तु का भार बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो होगा पहला प्रभाव कि आकार किस प्रकार प्रभावित करता है गुरुत्वीय त्वरण को। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कि जो वस्तु है यदि पृथ्वी की सतह से किसी हाइट पर ले जाई जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण पर कमी होगी या वृद्धि होगी। सबसे पहले तो ये बताओ, यदि मैं किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ले जाता हूं तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि होगी या कमी? बताओ, वृद्धि होगी या कमी? उसके जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगी? कमी होगी। देखिए किस प्रकार से कमी होगी वो अभी अपन याद कर लेते हैं। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करेंगे और उसके बेस पर अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिससे आपकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो हेडिंग है वो डालते हैं अपन किसका प्रभाव? ऊंचाई का प्रभाव। ठीक है, ऊंचाई का प्रभाव। सेकंड जो हेडिंग है वो क्या होगी? ऊंचाई का प्रभाव। इसका प्रभाव, ऊंचाई का प्रभाव। ऊंचाई किस प्रकार से डिपेंड करेगी? जैसे पृथ्वी है, ये गोलाकार शेप मानते हैं, ये क्या है? पृथ्वी। ये पृथ्वी का केंद्र क्या है? केंद्र। केंद्र पर ही संपूर्ण मास होता है, कैपिटल एम। यहां से लेकर के यहां तक जो है ये इसकी क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। क्या होगी ये इसकी त्रिज्या? ये पृथ्वी की क्या है? सतह। ये क्या है? पृथ्वी की सतह। इस सरफेस से, इस सतह से कोई वस्तु एम द्रव्यमान की, स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु ले रहा हूं जो इस पृथ्वी की सतह से एच हाइट पर है, यानी यहां पर है। यहां पर कोई वस्तु है स्मॉल एम द्रव्यमान की। कितने द्रव्यमान की? स्मॉल एम द्रव्यमान की। ये जो डिस्टेंस है वो है हाइट पर, मान ली मैंने कितनी? स्मॉल एच हाइट पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब इस पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सतह से तो अपन जानते हैं, सतह से तो अपन जानते हैं क्या क्या जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होता है? जी होता है। और जिसका मान कितना? जी एम बटे आर स्क्वायर, जो अपन ने ज्ञात किया था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है सरफेस से, और यहाँ तक ये कितनी है? एच। और जो टोटल जो दूरी है सेंटर से लेकर के, इस सेंटर से लेकर के, ओ से लेकर के, और इसको पॉइंट मान लेता हूं मैं। जैसे ये मान लिया ए पॉइंट, और ये मान लिया मैंने ए पॉइंट, और ये मान लिया मैंने बी पॉइंट। ठीक है, तो ए से जो बी तक की हाइट है वो एच, यानी कि पृथ्वी सतह से कितनी दूर पर हाइट पर है? एच पर। ठीक है, और पृथ्वी की रेडियस ओ से लेकर ए तक कितनी है? आर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ मैं स्मॉल आर। पूरी डिस्टेंस है यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से लेकर के द्रव्यमान जो एम जो बी बिंदु पर रखा है वहां से टोटल डिस्टेंस मान लिया है स्मॉल आर। अब अपन बात करते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होगा।
क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर, यही मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का। बिल्कुल सही बात है, यही मान होता है ना। तो पृथ्वी की सतह पर, ये कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? लिख लेते हैं इसको ताकि आप, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पूछूं कि यदि एच हाइट पर है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? भाई यदि यहां से और यहां तक, ए तक है सतह तक, इस सतह तक, ये पृथ्वी की क्या है? सतह। इस सतह तक गुरुत्वीय त्वरण कितना है? जी एम बटे आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? आर। अब यहां से और बी तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक एच है, तो इस टोटल डिस्टेंस है इसको मैं आर प्लस एच कह सकता हूँ। कितनी? आर प्लस एच। तो जो आर है, ये जो आर है ये कितनी हो जाएगी? आर प्लस एच, सॉरी कैपिटल आर है ना। कैपिटल आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, आर प्लस एच, यही होगी कि ना, आर प्लस एच। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि एच हाइट पर स्थित एम द्रव्यमान की वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? अतः एवं एच ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से, अतः पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर स्थित, एच ऊंचाई पर स्थित वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, आपको पता है त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता ना, तो कितना हो जाएगा? स्मॉल जी, इसको जी डैश मान लेता हूँ, जी डैश बराबर, ठीक है, कैपिटल जी, द्रव्यमान वही है लेकिन जो डिस्टेंस है वो आर, आर प्लस कितनी हो जाएगी? एच। कितनी हो जाएगी? आर प्लस एच। आगे बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब अपन देखते हैं समीकरण दो, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। कौन समीकरण? समीकरण दो। ठीक है, तो अपन को निकालना है कि जो हाइट है इसको किस प्रकार प्रभावित करेगी। तो सब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देता हूँ। समीकरण दो डिवाइडेड बाई समीकरण एक। ठीक है, समीकरण दो क्या है? जी डैश बटे जी, भाई बराबर वाले जी, जी डैश, समीकरण दो जी डैश ऊपर लिख लिया, जी नीचे लिख दिया। ठीक है, बराबर जी डैश का मान कितना है? जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जी एम बटे जी का मान आर स्क्वायर। देखो जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ ठीक है सर कैंसिल आउट हो गया। वन बटे आर प्लस एच स्क्वायर, वन बटे आर स्क्वायर, तो वन बटे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और आर प्लस एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे क्या जाएगा? आर प्लस एच स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, देखो आर बटे आर प्लस एच, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो संपूर्ण रूप से होल लगा सकता हूँ, या यदि मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ, एक बार पर इसको लिख लेते हैं, तो जी डैश, दिस इंप्लाइज जी डैश बराबर किसके बराबर जाएगा? ये जी है, इधर ले जाऊंगा तो गुणा में जाएगा, जी आर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा अपन को? पृथ्वी का यानी जो एच हाइट पर जो स्थित है
एच हाइट पर जो वस्तु स्थित है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना मिल जाएगा, जी डैश बराबर जी आर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं क्या क्या देखते हैं, तो जी डैश का मान है, दिस इंप्लाइज जी डैश बराबर जी, ये तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बटे इस आर प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, स्मॉल आर, जैसा कि मैंने आपको मान लिखा है। तो यहाँ से अपन को पता चल जाता है कि जो जी डैश जो है, इसको समीकरण 3 लिख लो, ठीक है, काम आएगा। जी डैश बराबर, यानी जी डैश जो जी है वो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या वो कांस्टेंट है, यानी जो जी डैश है वो किस पर डिपेंड करेगा, 1 बटे आर स्क्वायर, इस पर डिपेंड करेगा 1 बटे आर स्क्वायर। यानी क्या पता चला इससे अपन को, यदि आर का मान बढ़ाया जाए, आर का मान बढ़ाया जाए तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, एंटी प्रोपोर्शनल है। आर का मान बढ़ाया जाए, यदि आर का मान बढ़ाया जाए या दूरी का मान बढ़ाया जाए, दूरी का मान बढ़ाया जाए तो जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा। ठीक है, आर का मान बढ़ाया तो जी का मान कम, आर का मान कम किया तो जी का मान ज्यादा, यानी कि पृथ्वी को, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या होगी, कमी। इससे पता चल गया अपन को कि क्या होगी, कमी। क्यों, जो जी डैश है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी इससे क्या लिख सकते हैं अपन कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर, दूरी बढ़ने पर जो गुरुत्व वितरण का मान है वो क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, घटेगा। चलिए लिखते हैं अर्थात जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे हम पृथ्वी की अर्थात जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो जी के मान में क्या आएगी, क्या आएगी, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। यदि मैं, ये जो समीकरण है, यदि ये जो समीकरण है आर जी डैश समानुपाती 1/r², यदि इसमें आर का मान यदि मैं इनफाइनाइट ले लूं, कि जो वो वस्तु है पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी पर है, कितनी दूरी पर, अनंत दूरी पर है, तो जी डैश का मान क्या हो जाएगा, जीरो, गुरुत्व वितरण का मान कितना हो जाएगा, जीरो, यानी वहां पर कोई भी गुरुत्व वितरण काम नहीं करेगा। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि आर बराबर इनफाइनाइट, यदि आर बराबर इनफाइनाइट, तब जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अर्थात अनंत दूरी पर, अर्थात अनंत दूरी पर, अर्थात अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर जी का मान, जी का मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो ये दो प्रकार की अपन चीजें समझ ली कि यदि हाइट से यानी ऊंचाई पर जाते समय जो त्वरण का मान है वो क्या होगा, घटेगा, कम होगा। और यदि इनफाइनाइट पर है तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन ये निकाल रहे थे कि ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो अपन ने देख लिया कि कम होगा, लेकिन किस प्रकार से कम होगा, किस गुणा, मतलब यदि प्रतिशत कमी है इसमें कितनी निकलेगी, इसमें मतलब यदि आपसे सवाल पूछ ले कि यदि जैसे मैं कह दूं आपसे कि पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर, 10 मीटर या कितना भी मान लो कि 3 किलोमीटर ऊपर जाता हूं, तो जी के मान में कितनी कमी होगी। तो उसको निकालने के लिए अपन उस फॉर्मूले को प्राप्त करते हैं कि क्या कितनी परसेंट कमी होगी। परसेंटेज पूछ सकता है कि जी के मान में पहले जैसे 9.8 था, तो 9.8 100% है, भाई उसका तो 100% ही है ना, तो 100% है, तो उसके मान में
कितनी कमी होगी यदि दूरी को जैसे पृथ्वी की सतह से मान के चलो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है तो कितने परसेंट कमी होगी। उस चीज को ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला निकालते हैं न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे पहले अपन ने देखा कि जो जी डैश का मान कितना है, जी डैश बराबर जी आर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो पहले इसको लिखते हैं अपन, समीकरण 3 क्या है, जी डैश बराबर जी आर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण समीकरण 3 से क्या, जी डैश बराबर जी आर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यदि मैं इन दोनों चीजों को उल्टा कर दूं तो पावर किस कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ना, माइनस की 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जी डैश बराबर जी को मैं इधर ले आऊं, जी को मैं इधर ले आया दोबारा से। ठीक है, जी डैश बराबर जी, जी डैश जी डैश बटे जी, इधर ले आया वापस, तो इनको मैंने उल्टा कर दिया तो आर प्लस एच बटे आर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। समझ आएगा कैसे हो माइनस का 2, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपन का फॉर्मूला होता है यदि जैसे फॉर्मूला क्या होता है, यदि 1 प्लस एक्स की पावर एन खोलूं, क्या खोलूं, 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इस प्रकार से अपन इसको खोलते हैं। यदि मैं एन की जगह माइनस 2 ले लूं, क्योंकि अपन की पावर कितनी है, माइनस 2, तो 1 प्लस, प्लस है ना, अभी आ जाएगा एक सेकंड। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो आर, ये जो आर है दोनों के नीचे होगा ना, आर प्लस एच के बटे आर, तो आर के नीचे भी आर, आर डिवाइडेड बाई आर कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 1, और एच बटे आर, एच बटे आर की पावर माइनस के 2। तो यहाँ से ए प्लस बी या 1 प्लस एक्स, भाई इसको मैं एक्स मान लूँ पूरी राशि को, तो 1 प्लस एक्स, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 2। पावर कितनी है, माइनस के 2। तो किस प्रकार से खोलूंगा, देखो एन की जगह पर माइनस 2 रखते जाऊंगा, तो 1, एन की जगह पर माइनस 2, तो माइनस 2 एक्स की जगह माइनस 2 रखा, तो बताओ माइनस टू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, माइनस के 3, माइनस के 3 और माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से डॉट डॉट करके निकलता जाएगा। तो अपन का जो फॉर्मूला निकल के आया 1 माइनस 2 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो किसी हाइट पर ले जा रहे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, तो जो हाइट जो एच का मान है वो अपन मान लें कि जो एच है, जो एच है वो लेस देन आर है, यानी आर से बहुत छोटा है, यानी एच ऊंचाई, यानी अपन मात्र 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 मान के चलो 100 मीटर लेके जा रहे हैं, कितना मीटर, 100 मीटर, तो 6400 किलोमीटर से 100 मीटर बहुत ही कम है। तो एच का मान क्या होगा, बहुत ही कम, बहुत ही कम किससे, पृथ्वी की त्रिज्या आर से। तो लिख देता हूं कि जो माना, जो एच का मान है, एच का मान है वो क्या है, जो एच का मान है, माना माना एच इज लेस देन आर, तब तब क्या होगा, जी डैश जी डैश वट इज जी बराबर, किस प्रकार से बोलूंगा, 1 माइनस 2 एक्स माइनस 1 माइनस 2 एक्स, एक्स की जगह क्या है, एच बटे आर, 2 एच बटे आर प्लस 3 एक्स स्क्वायर,
एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, इस प्रकार से डॉट डॉट करके खुल जाएगा। तो एच है वो बहुत कम है। अब कोई भी वैल्यू है, मान लो मान मेरे पास वैल्यू है 0.02, अब 0.02 का मान यदि स्क्वायर करूं तो 0.004 आएगा। तो 0.02 का 0.02 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो उससे भी कम आएगा। फिर उससे अपन भाग भी दे रहे हैं आर स्क्वायर से, पृथ्वी की 6400 है उसका स्क्वायर, तो बहुत कम वैल्यू आएगी। तो जो एच स्क्वायर वाली टर्म है उसको अपन क्या करेंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। अपन जो यूज करेंगे वो ओनली कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 1 माइनस 2h अपॉन में आर। ये क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि एच का मान है वो लेस देन आर है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन क्या करेंगे, जो एच की जो हायर पावर है उनको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। ठीक है, एच की उच्च घातों को नगण्य मानकर एच की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर क्या आ जाएगा, जी डैश का मान अतः जी डैश व्हाट इज जी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन में आर, यही आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो यहां से 1 है, इसको इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, यानी कि जी डैश बटे जी कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर के माइनस के 2h बटे आर, यही आ जाएगा। यदि मैं वो ले लूं लघुत्तम तो जी से जी, तो जी डैश माइनस जी बराबर माइनस के 2h बटे आर। ठीक है, जी डैश माइनस जी, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, डेल्टा जी, यानी इसमें जो अंतर है जी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2h बटे आर। ये जो परिवर्तन है, यानी ये जो चीज है, ये जो निकल के आई है कि ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में किस प्रकार परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन जो होगा जी के मान में इस प्रकार से होगा, माइनस 2h बटे आर। इस माइनस का जो अर्थ है, या यहाँ माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ माइनस का अर्थ है कि ऊंचाई पर जाने पर जो पृथ्वी त्वरण का मान है वो क्या होगा, घटेगा या कमी होगी। यहाँ लिख देता हूं, यहाँ यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ जो माइनस चिन्ह है, माइनस दर्शाता है कि ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर परसेंटेज चेंज लिखूं, प्रतिशत चेंज लिखूं, तो क्या होगा, प्रतिशत चेंज, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन वो कितना होगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा जी बटे जी, 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस 2h बटे आर इंटू 100%, यानी परसेंट में पूछे तो अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और इस चीज को समझने के लिए अपन आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आगे अपन ये जो परिवर्तन आया है ये किसके कारण आया है, ऊंचाई पर जाने पर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गहराई पर जाने पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, एक तो पृथ्वी का आकार, और सतह से ऊंचाई, सतह से गहराई, और पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन। तो दो चीज अपन ने पढ़ ली है, एक तो आकार और एक हाइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में, गहराई के साथ जाने में क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी आएगी या वृद्धि। तो जिस प्रकार से ऊंचाई पर जाने पर भी कमी आई, उस प्रकार से भी गहराई में जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। यानी सतह से यदि ऊपर जाए या फिर नीचे जाएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा घटेगा। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में गहराई के साथ भी देखेंगे किस प्रकार से निकल के आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।